नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2024-25। यहाँ से मिस प्रिंट कर दिया है जैक बोर्ड। इस बार बहुत सारा मिस प्रिंट किया है। 2025 का मॉडल सेट हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग जाके क्वेश्चन मिला सकते हैं। समय रहेगा 1.5 घंटा। पूर्णांक 45 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इस सब्जेक्टिव देखने वाले हैं। कौन सा? सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को पिछले वीडियो में हमने करा दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चाहे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, इन डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। पहले हम लोग समझ लीजिए कि आंसर किस प्रकार से देना है, क्योंकि सब्जेक्टिव है। अच्छे से आंसर दीजिएगा तभी आप लोग को नंबर मिलेगा। अंधेरे लिख दीजिएगा, आपको बस 5 नंबर क्वेश्चन में 1-2 नंबर मिल जाएगा, पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो पहले से सामान्य निर्देश पढ़ लेते हैं। क्या है यहाँ पर देखिए, कुल प्रश्न 23 है। कुल हमारा जो सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा वो 23 रहेगा। और यहाँ से देखिए क्या है, प्रश्न संख्या 1 से 9 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इनमें से किन्हीं 7 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 50 अंक में, मतलब इस शब्दों में देना है। और प्रत्येक अंक का मान 1 अंक निर्धारित है। 1 अंक का यहाँ पर प्रश्न है, लेकिन इसको अधिकतम 50 शब्दों में लेना है। कम से कम आप 10 शब्दों में भी दे सकते हैं। अगर वैसा क्वेश्चन रहेगा तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 50 दीजिए। 50 से बेसी लिखेगा तो आप कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको 50 तक आप लोग ज़्यादा देना है। उसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 10 से 17 तक 3 नंबर का क्वेश्चन है। अधिकतम आपको 150 शब्दों में लिखना है और 7 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 6 ही बनाना है, वो 7 नहीं बनाना है। तो यहाँ पर ध्यान से पढ़ के बनाइएगा, क्योंकि अंधेरी क्वेश्चन बनाने से आपको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। 7 में से 7 बनाइएगा तभी 6 का नंबर मिलेगा, 7 का नंबर नहीं मिलेगा। और यहाँ देखिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन है 18 से 23 तक, जिनमें कि हमको सिर्फ 4 क्वेश्चन बनाना है, वो भी 250 शब्दों में। तो यहाँ पर आप लोग सारा डिटेल देख चुके होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन एक एक करके हम लोग को सारे के सारे क्वेश्चन को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे और डिटेल में अपने शब्दों में, क्योंकि परीक्षार्थी वहाँ पर लिखा होता है, परीक्षार्थी अपने शब्दों में उत्तर देना है। क्वेश्चन बैंक का आंसर नहीं छापना है। जितना हो सके अपनी भाषा में आंसर दीजिए, आपको नंबर अच्छे से अच्छे मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, मानव भूगोल को परिभाषित करें। मानव भूगोल को परिभाषित करना है तो हम लोग साफ साफ शब्दों में लिखना है। क्या? मानव भूगोल वह शाखा है जो मानव समाज, उसकी गतिविधियों, संस्कृतियों, जनसंख्या और वातावरण के साथ उसके अंतर संबंधों का अध्ययन करती है। बस इतना लिख देना है, ज़्यादा आप नहीं लिखना है। अपने साफ साफ अपने शब्दों में लिख दीजिएगा, आप लोग को 2 नंबर 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दूसरा, मानव विकास के 3 बुनियादी आयाम कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं यहाँ पर देखिए, मानव विकास के 3 बुनियादी आयाम है। यहाँ पर जितना हो सके आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा आंसर को। जितने बढ़िया से पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा उतना आपको नंबर अच्छे से मिलेगा। डायरेक्ट कहानी तरह लिख दीजिएगा, आपको नंबर कम मिलेगा। अगर सारे के 5 में से 5 या 4 में से 4 पूरे के पूरे अंक लेने हैं तो आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट जितना हो सके उतना लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए पहला क्या आयाम है, आर्थिक विकास, आय, रोजगार और जीवन स्तर में सुधार। दूसरा क्या है, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक समांतर में सुधार। और तीसरा क्या है यहाँ पर, राजनीतिक विकास, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और मानवाधिकार का संरक्षण। तो तीनों के तीनों आयाम हम लोग मानव विकास के लिख दिए हैं, बुनियादी आयाम। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, चलवासी पशुचारण से आप क्या समझते हैं? तो चलवासी पशुचारण क्या होते हैं? तो चलवासी पशुचारण एक प्रकार का परंपरागत पशुपालन प्रणाली है, जिसमें पशुपालक अपने मवेशियों को मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। गर्मी में ऊंचे पहाड़ों पर और सर्दी में निचले इलाकों में स्थानांतरण किया जाता है, ताकि पशुओं को पर्याप्त चारा और पानी मिल सके। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ समझ लिए, चलवासी पशुचारण मतलब कि जो चल के चलाते हैं, चलते रहते हैं, पशु को चलाते रहते हैं, चलते रहते चलाते रहते हैं। ठेठ भाषा में आप लोग समझ लीजिए, जैसे आपको याद हो सके। चलवासी मतलब कि चलते चलते जो चलाना है, तो इसी को आप लोग अपने भाषा में बना के लिख दीजिए, कुछ नहीं करना है। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। स्वामित्व मतलब कि अपने अधिकार के, तो किस प्रकार से कितने कितने अधिकार होते हैं, उसके आधार पर उद्योगों को वर्गीकरण मतलब कि बांटना है। तो कैसे करना है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। कैसे? पहला, सार्वजनिक उद्योग। ये उद्योग सरकार या सरकारी संस्थाओं द्वारा स्थापित और चलाए जाते हैं, जैसे भारतीय रेल, BSNL।
सार्वजनिक मतलब कि सबके, सबका। पहला उद्योग तो ये होता है कि जिस पर सबका अधिकार होता है, मन जो ना तो बस आए उपयोग करे। ज़्यादातर ये इसमें चीज़ें सस्ता होती है, पब्लिक सेक्टर के लिए यूज होती है। दूसरा क्या होता है, निजी उद्योग, सिर्फ पर्सनल अपना काम के लिए। यहाँ पर देखिए, ये उद्योग निजी व्यक्तियों का कंपनी द्वारा चला जाता है, जैसे टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऐसे जान लीजिएगा प्राइवेट सेक्टर। निजी उद्योग मतलब प्राइवेट, सब चीज़ें प्राइवेट है, पैसा दीजिएगा तो होगा। कोई भी काम बिना कोई वहाँ पर छूट, कोई आपको सेवा नहीं मिलेगा, सीधी सिर्फ पैसा से बात होगा, वहाँ पर प्राइवेट है आपका। दूसरा क्या है, संयुक्त उद्योग। ये उद्योग निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों के संयुक्त स्वामित्व में होते हैं, जैसे भारतीय ऑयल कंपनियां। संयुक्त मतलब कि दोनों, निजी और सरकारी दोनों एक में अगर मिला दिया जाए तो संयुक्त हो जाता है। तो दोनों को आप एक में मिला के लिख दीजिए, वही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, पांचवा क्वेश्चन देखिए, तृतीय क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं। तो तृतीय क्रियाकलाप से क्या समझते हैं, यहाँ पर देखिए, तृतीय क्रियाकलाप वे आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं जो वस्तु और सेवाओं के वितरण, विपणन, प्रबंधन और उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करने से संबंधित होता है। इसमें व्यापार, परिवहन, संचार, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, बैंकिंग, पर्यटन और मनोरंजन जैसी गतिविधियां शामिल होती है। यह क्रियाकलाप उत्पादन के बाद अंतिम उपभोक्ता तक वस्तुओं को और सेवाओं को पहुंचाने का काम करते हैं। तो देखिए, क्रियाकलाप हमारे पास तीन ठे होते हैं, एगो प्रथम, एगो द्वितीय, एगो तृतीय। तो प्रथम का काम होता है किसानी से रिलेटेड। किसानी से रिलेटेड जो काम होता है, उत्पादन से रिलेटेड, वो हो गया आपका प्रथम। द्वितीय हो गया जो फैक्ट्री हो गया, मान लीजिए फैक्ट्री है, विनिर्माण की कार्य जिसमें होता है वो आपका द्वितीय हो गया, और जिसमें सेवा प्रदान हो उसे तृतीय। साफ भाषा में याद रखिए, बस इसी को आप लोग अपने भाषा में इतनी शब्दों को अपने भाषा में बना कर लिख दीजिएगा, आप लोग को 3 नंबर क्वेश्चन तक एक काम करेगा। बस कुछ नहीं, थोड़ा सा हमको जानकारी लेना है, उसके अपने भाषा में बना कर लिख देना है, काम खत्म, नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, छठा क्वेश्चन क्या है, स्वेज नहर किन दो नहरों को जोड़ती है। तो किन दो नहरों को जोड़ती है, स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इतना भी लिख दीजिएगा तब भी आप लोग को 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन ये सवाल 3 नंबर में पूछा था, इसलिए हम इतना बड़ा आंसर दिए हैं। 1 नंबर के लिए आपको इतना ही आंसर काफ़ी है। क्या है, यह मिस्र में स्थित है और एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच समुद्री मार्ग को छोटा करने का एक महत्वपूर्ण जल मार्ग है। स्वेज नहर के कारण जहाज़ों को अफ्रीका के दक्षिणी सिरे केप ऑफ गुड होप के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके बाद देखिए, जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित करें। जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित करना है कैसे, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर देखिए, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र में एक निश्चित समय अवधि में लोगों की संख्या में हुई वृद्धि। एवं वृद्धि जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, आव्रजन और प्रव्रजन के परिणाम स्वरूप होती है। यहाँ पर देखिए, सारा का सारा पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। कैसे लिखना है, जनसंख्या वृद्धि को निम्नलिखित कारकों के आधार पर मापा जा सकता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन हम सिर्फ यहाँ परिभाषा लिखना था, तो इतना लिख देगा आप लोग को 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन इसको हम थोड़ा और बढ़ा के आप लोग को बता दिए, क्योंकि ये पिछली बार आप लोगों को 5 नंबर में पूछा था, तो इस बार 3 नंबर या 5 नंबर में पूछ सकता है। तो क्वेश्चन जितना हो सके उतना हम आसानी से आप लोग को बता दिए हैं, जितना बन सके, ताकि कोई इतना भी नंबर में पूछे आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं। उसके यहाँ पर कैसे लिखना है, यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि क्या है, यह जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर है। प्राकृतिक वृद्धि क्या है, यह जन्म दर मृत्यु दर के बीच अंतर है। प्रवास, प्रवास क्या होता है, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो जनसंख्या को वृद्धि को प्रभावित करते हैं। मान लीजिए कोई यहाँ पर है झारखंड में, वो दूसरे राज्य में चला गया तो वो आपको प्रवास कहलाएगा। तो झारखंड की जनसंख्या में परिवर्तन होगा तो वृद्धि को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो यहाँ पर देखिए, जनसंख्या वृद्धि की गणना का सामान्य सूत्र क्या है। इसकी गणना का सामान्य सूत्र क्या है, जनसंख्या वृद्धि % बराबर जन्म माइनस मृत्यु प्लस निवल प्रवास बाटा में आ जाएगा आपका प्रारंभिक जनसंख्या गुने 100। तो आपको 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट सूत्र, और नहीं तो फिर ये निकालने के लिए देता है, तो आप लोग आराम से इसी फार्मूला में बैठा के आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद देखिए, यह सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों को प्रभावित करता है और इसे नियंत्रित करना विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है और घटने भी नहीं देना है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बराबर में रहना चाहिए। उसके बाद देखिए, 8वां क्वेश्चन क्या है,
फसल सस्य गहनता से क्या तात्पर्य है? फसल सस्य गहनता के बारे में यहाँ पर बताना है। 3 नंबर की क्वेश्चन है, तो कम से कम हमको अधिकतम 150 ले जाना है, लेकिन कम से कम 50 तक रहेगा तभी 3 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, फसल सस्य गहनता का तात्पर्य है एक वर्ष में एक ही कृषि भूमि पर विभिन्न फसलों को कितनी बार उत्पादन किया जा सकता है। इसका उद्देश्य कृषि भूमि के उपयोग को अधिकतम करना और उत्पादन बढ़ाना है। फसल सस्य गहनता को मापने का सूत्र क्या है? फसल सस्य गहनता प्रतिशत बराबर कुल फसली क्षेत्र बटा शुद्ध बुआई क्षेत्र गुने 100, जहाँ शुद्ध बुआई क्षेत्र वह क्षेत्र जहाँ एक बार फसल बोई जा सकती है, और कुल फसलित क्षेत्र क्या है? एक वर्ष में एक ही भूमि पर बोई गई कुल फसलों के क्षेत्रफल, और 100 से गुना कर दीजिएगा तब लोग को फसल सस्य गहनता निकल जाएगा। ये निकालने के लिए भी देता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, फार्मूला को कॉपी में हो सके तो लिख लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, अगर उदाहरण नहीं लिखना है, ऐसे 3 नंबर क्वेश्चन पूछेगा तो उदाहरण नहीं लिखना है, लेकिन 5 नंबर पूछ दे तो आप लोग उदाहरण के साथ बता दीजिएगा ताकि आपको 5 नंबर अच्छे से मिल सके। देखिए, यदि किसी क्षेत्र में 100 हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है और वर्ष में 2 बार फसल ली जाती है तो कुल फसली क्षेत्र 200 हेक्टेयर होगा। फसल सस्य गहनता बराबर क्या होगा? 200 बटा 100 गुने 100 बराबर 200%। उसके बाद देखिए, फसल सस्य गहनता बढ़ाने के तरीके क्या है? तरीका तो उन्नत कृषि तकनीकों का उपयोग करना होगा, सिंचाई सुविधा का विस्तार करना होगा, और क्या करना होगा? फसल चक्र और बहुफसली खेती अपनाना होगा। मतलब कि एक ही खेत में आपको एक ही फसल हर बार सिर्फ धान ही धान 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 नहीं रोपना है, बदल बदल के रखना है। एक बार धान, एक बार गेहूँ, कभी कभी आलू भी रोप दीजिए, जिससे कि आपको फसल सस्य गहनता बढ़ सके और अच्छी उत्पादन हो सके, वही इसमें बताना है। समय पर खाद और उर्वरकों का उपयोग करना, इसका महत्व क्या है ये भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए, नवा क्या है? भारत के पूर्वी तट पर स्थित किन्हीं 4 पत्तनों को नाम लिखे। 4 पत्तन का नाम लिखना है, तो कौन कौन से हैं यहाँ पर देखिए। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह पत्तनों के 4 नाम है। कौन कौन? पारादीप बंदरगाह जो कि आपका उड़ीसा में है, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन बंदरगाह और बियो चिदंबरम बंदरगाह तमिलनाडु में है। यह बंदरगाह भारत के व्यापार और समुद्री परिवहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए, उसके बाद 10वां क्वेश्चन क्या है? प्रवास के परिकर्ष और उपकर्ष कारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट करना है, तो पहले तो हम लोग यहाँ पर डिफिनेशन देंगे, उसके बाद अंतर निकालेंगे। देखिए, प्रवास के परिकर्ष और उपकर्ष कारक ऐसे कारण हैं जो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। दोनों के बीच मुख्य अंतर इस प्रकार है। परिकर्ष कारक, परिकर्ष कारक क्या है? अर्थ, ये वे सकारात्मक कारक है जो लोगों को किसी नए स्थान की ओर आकर्षित करते हैं। उदाहरण, कैसे आकर्षित करते हैं? देखिए, उदाहरण में क्या हो गया? बेहतर रोजगार के अवसर, जहाँ पर बेहतर रोजगार होगा, जहाँ पर नौकरियाँ ज़्यादा लगेगी वहाँ पर लोग जाएंगे ही, तो ये आपका एक कारक हो गया। उच्च जीवन स्तर, जहाँ पर जीवन आसानी से बीत सके। बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, जहाँ पर बेहतर शिक्षा मिलता है वहाँ पर भी लोग जाने के लिए प्रेरित होते हैं। जैसे आपका पटना ही हो गया, वहाँ पर बेहतर शिक्षा मिलता है, तैयारी अच्छी होती है, तो लोग यहाँ से पढ़ने जाते हैं कि नहीं। उसी प्रकार से तो ये आपका प्रवास के अपकर्ष कारक हो गए। और शांति और सुरक्षा, जहाँ शांति होता है वहाँ भी लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। बेहतर सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर, और यहाँ पर देखिए प्रभाव क्या है? परिकर्ष कारक लोगों को प्रवास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये सब कारक, अगर ये सब कारक है, कहाँ अच्छी अच्छी कारकें मिलेगी, अच्छी अच्छी हमारे पास सुविधा जहाँ मिलेगा वहीं ना हम जाएंगे। जहाँ खराब है जीवन स्तर, जहाँ पर शिक्षा की सुविधाएं नहीं है वहाँ हम क्यों जाएंगे। तो जितनी भी अच्छी सुविधाएं हैं, इतना जान, जितनी अच्छी सुविधाएं हैं वो आपका किस में आते हैं? अपकर्ष कारक में। और जितनी बुरी सुविधाएं हैं, जितनी खराब है, वो कहाँ जाएंगे? उपकर्ष कारक में। यहाँ पर देखिए क्या है, पहले इसका अर्थ समझेंगे। ये वे नकारात्मक कारक है जो लोगों को अपने मौजूदा स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं, प्रेरित नहीं करते हैं। छोड़ने के लिए आप मजबूर हो जाइएगा, अपने आप छोड़ दीजिएगा। क्या? बेरोजगारी और गरीबी, जहाँ पर आपको कोई रोजगार ही नहीं मिल रहा है, गरीबी हो, तो वहाँ से आप छोड़ भी कीजिएगा।
प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, बार बार बाढ़ आ रहा है, सूखा आ रहा है, तो वहाँ पर आप रहिएगा नहीं रहिएगा। तो ये आपका उपकर्ष कारक, मतलब कि जितने भी खराब नकारात्मक कारक है वो सब आपका उपकर्ष में आ जाएंगे। सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध और संघर्ष, बार बार युद्ध होंगे, वहाँ भी कोई लोग नहीं रहेगा, वहाँ से आने के लिए आप लोग मजबूर हो जाइएगा। सीमित संसाधन और खराब जीवन स्तर। प्रभाव, उपकर्ष कारक लोगों को अपने मूल स्थान से दूर करने के लिए बाध्य करते हैं, अंतर सारणी के रूप में। देखिए उसके बाद हम लोग अंतर यहाँ पर निष्कर्ष में समझते हैं क्या है। अतः इस निष्कर्ष क्या निकलता है, ये 5 नंबर के क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा है, लेकिन ये आप लोग को आंसर आप लोग को 5 नंबर लाइक बताए हैं ताकि आप लोग को 5 नंबर में पूछे तो आप लोग आसानी से दे सकते हैं। बाकी आप लोग 2-2 कारण लिख दीजिएगा, 3 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। निष्कर्ष में क्या निकलता है, परिकर्ष कारक लोगों को नए स्थानों की ओर आकर्षित करते हैं, जबकि उपकर्ष कारक उन्हें अपने स्थान से प्रवास करने के लिए मजबूर करते हैं। दोनों प्रवास की प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद देखिए उच्च प्रौद्योगिकी का उद्योग का वर्णन करें। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग का वर्णन करना है तो क्या है, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग ऐसे उद्योग है जो नवीनतम वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति पर आधारित होते हैं। इन उद्योगों में उन्नत तकनीकें, नवाचारों और उच्च कौशल वाले श्रमिकों का उपयोग किया जाता है। यह उद्योग मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, एयरोस्पेस और सॉफ्टवेयर विकास से संबंधित है। उसके बाद क्या है, इनका ध्यान उत्पादकता बढ़ाने, गुणवत्ता सुधारने और नए उत्पादों एवं सेवाओं के निर्माण पर होता है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में अनुसंधान एवं विकास पर विशेष जोर दिया जाता है, जो इन्हें अन्य पारंपरिक उद्योगों से अलग बनाता है। ऐसे जान लीजिए कि उच्च प्रौद्योगिकी में नया नया डिजिटल और जो भी काम है वो सब होता है, और जो पुराना काम होता है वो उच्च प्रौद्योगिकी में नहीं होता। ऐसे आप लोग भी जान सकते हैं, और उससे रिलेटेड आप सवाल अपने मन से भी बना के आंसर लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो गया, यहाँ पर देखिए उदाहरण के लिए जैसे में सिलिकॉन वैली अमेरिका, बेंगलुरु भारत उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रमुख केंद्र है। बेंगलुरु में आप लोग को तरह तरह के सॉफ्टवेयर वाला वहाँ पर कंपनी मिलती है, तो ये आपका उच्च प्रौद्योगिकी प्रमुख केंद्र है। ये उद्योग आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और तकनीकी प्रगति में अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि इनके लिए उच्च निवेश, कुशल श्रम और मजबूत बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। आप लोग को यहाँ पर कुशल श्रम की आवश्यकता है, ऐसे ही जाके खाली वहाँ पर काम नहीं करना, उसके लिए आप में टैलेंट होना चाहिए, कुशल श्रमिक होना चाहिए उच्च प्रौद्योगिकी में। उसके बाद देखिए भारत में पाइपलाइन परिवहन के 5 लाभ बताएं। पाइपलाइन परिवहन के 5 लाभ बताना है, तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखना है। भारत में पाइपलाइन परिवहन के मुख्य 5 लाभ इस प्रकार हैं। आप लोग को सेम इसी तरह आप लोग को आंसर लिखना है, ऐसे लिख के आइएगा, आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा। वैसे ये 3 नंबर का है तो आपको 3 पॉइंट लिखना है, लेकिन 5 पूछे तो भी 5 ही लिखिएगा, क्योंकि 3 नंबर 5 पूछा है तो आप लोग को 5 लिखिएगा, लेकिन छोटा छोटा लिखिएगा। 150 शब्दों में आपको पूरा क्वेश्चन लिख देना है, क्योंकि ज़्यादा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पर लिखा हुआ है कि अधिकतम 150 में लिख सकते हैं। तो देखिए पहला क्या है, लागत प्रभावी। पाइपलाइन परिवहन में परिचालन और रखरखाव की लागत अपेक्षाकृत कम होती है। यह बड़े पैमाने पर तरल पदार्थों और गैसों के परिवहन का सस्ता साधन है। उसके बाद देखिए क्या है, सुरक्षित और विश्वसनीय। सुरक्षित और विश्वसनीय, यह परिवहन सुरक्षित तरीका है क्योंकि इसमें चोरी और रिसाव की संभावना कम होती है। खतरनाक सामग्री जैसे पेट्रोलियम और गैस को कुशलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से पहुंचाया जा सकता है पाइपलाइन परिवहन से। उसके बाद क्या है, पर्यावरण अनुकूल। पाइपलाइन से होने वाला प्रदूषण बहुत कम होता है। अगर कोई भी वस्तु पाइप से आता है तो उसमें ना भी पेट्रोल की ज़रूरत है ना कुछ की ज़रूरत है, तो इससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा। ये सड़कों और रेल मार्गों पर यातायात के दबाव को कम करता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन घटता है। लंबी दूरी पर कुशल परिवहन। पाइपलाइन बड़ी मात्रा में तरल पदार्थों, गैसों और यहाँ तक कि ठोस सामग्री स्लरी के रूप में को लंबी दूरी तक निरंतर प्रवाह में ले जा सकती है। उसके बाद क्या है, समय की बचत। इससे पाइपलाइन परिवहन से समय की भी बचत होती है। यह परिवहन का तेज तरीका है क्योंकि इसमें ट्रैफिक जाम या मौसम की बाधाओं का असर नहीं पड़ता। उद्योगों और उपभोक्ताओं तक समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करता है। भारत में पाइपलाइन नेटवर्क जैसे हजीरा, विजयनगर, जगदीशपुर पाइपलाइन और अन्य पेट्रोलियम नेटवर्क आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
उसके बाद देखिए 13वां क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता क्यों है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता हमें क्यों है, तो यहाँ पर वो बताना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता विभिन्न कारणों से होती है, क्योंकि यह देशों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी आवश्यकता को निम्नलिखित बिंदु से स्पष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है। कैसे देना है, यहाँ पर देखिए। पहला क्या है, संसाधनों का असमान वितरण। हर देश के पास सभी प्रकार के प्राकृतिक और मानव संसाधन उपलब्ध नहीं होते। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देशों अपनी कमी जैसे कच्चा माल, ईंधन पूरी करने का अवसर देता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं रहेगा तो दूसरे देश से कोई सामान नहीं आएगा, तो हमारे पास उस सामान की कमी हो सकती है। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है तो उसमें आसानी हो जाता है। विशेषज्ञता और दक्षता। कुछ देश कुछ उत्पादों या सेवाओं में विशेषज्ञ होते हैं, जैसे जापान में इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत में सॉफ्टवेयर। व्यापार देशों को अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाने का अवसर देता है। जैसे हमारे यहाँ कोई चीज़ बढ़िया हो रहा है जो वहाँ नहीं हो रहा है, तो यहाँ से हम अच्छी प्रकार से कोई भी सामान को आयात और निर्यात कर सकते हैं, जिससे कि दोनों को फायदा हो सके। उसके बाद क्या है, विविधता और गुणवत्ता में सुधार। विविधता और गुणवत्ता में सुधार। व्यापार उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराता है। यह उत्पादों को गुणवत्ता में सुधार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। उसके बाद क्या है, आर्थिक विकास। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विदेशी मुद्रा अर्जित करने का प्रमुख स्रोत है। यह औद्योगिकरण, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। उसके बाद क्या है, वैश्विक संपर्क और सहयोग। विश्व से संपर्क हमेशा बना रहता है। यहाँ पर देखिए, व्यापार से देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी सहयोग बढ़ता है। यह वैश्विक शांति और स्थिरता में मदद करता है। उसके बाद देखिए क्या है, भारत के जनसंख्या वितरण। यहाँ पर देखिए 13 के बाद डायरेक्ट 13 आ गया, मतलब कि ये यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट क्वेश्चन लिखने में हो गया है। एक एक पॉइंट देखिए, 13 के बाद यहाँ पर 14 है, 14वां क्वेश्चन है। उसी प्रकार 14वां आपका 15 हो जाएगा, 15वां आपका 16 हो जाएगा, मतलब एक बढ़ा के है 13 के बाद भी। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। वैसे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर देखने की जरूरत नहीं है, आप लोग क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन का आंसर पता कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन सेम थोड़ी आएगा परीक्षा में। आपको क्वेश्चन ही ना आएगा, नंबर थोड़ी आएगा। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और आंसर पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर पर ध्यान नहीं देना है। उसके बाद देखिए, भारत में जनसंख्या वितरण असमान। आंसर क्या है इसका, भारत में जनसंख्या वितरण असमान और विविधतापूर्ण है, जो भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों पर निर्भर करता है। इसका वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं में किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए कैसे करना है। भौगोलिक असमानता। घनी आबादी वाले क्षेत्र, गंगा के मैदान, तटीय क्षेत्र जैसे केरल और तमिलनाडु और पंजाब, हरियाणा के कृषि क्षेत्र, इन इलाकों में उपजाऊ भूमि, जल संसाधन, अनुकूल जलवायु जनसंख्या घनत्व को बढ़ावा देती है। जहाँ पर अच्छा उपजाऊ जमीन होगा, रहने के साधन होगा, वहाँ पर लोग रहेंगे, आपको भी पता है, तो घनत्व वहाँ पर जनसंख्या का बढ़ेगा ही। उसके बाद देखिए, कम आबादी वाले क्षेत्र में हिमालय क्षेत्र, थार रेगिस्तान, पूर्वोत्तर भारत, पहाड़ी इलाके, इन स्थानों में कठिन भौगोलिक परिस्थिति और कठिन जलवायु के कारण जनसंख्या घनत्व कम होती है। उसके बाद देखिए, ग्रामीण और शहरी वितरण। ग्रामीण और शहर में किस प्रकार से जनसंख्या है, तो भारत का लगभग 65% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जहां कृषि मुख्य आजीविका है। शहरी क्षेत्र जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, मुख्यतः औद्योगिकरण और रोजगार के अवसरों के कारण। आप लोगों को पता होगा, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु में आप लोग बहुत सारे हमारे झारखंड से भी काम करने जाते हैं, तो जनसंख्या तो वहाँ पर बढ़ेगी ही, क्योंकि लोग जाएंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी। राज्यवार असमानता। उच्च जनसंख्या घनत्व वाले राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। कम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड। तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको, और 2 नंबर में भी ये पूछ सकता है। उसके बाद देखिए, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव। तो औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र जैसे गुजरात, महाराष्ट्र अधिक जनसंख्या का आकर्षित करते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से विकसित क्षेत्र भी जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं। उसके बाद जनसंख्या घनत्व। भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 464 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2021 में था, 2021 की जनगणना के अनुसार, जो वैश्विक औसत से बहुत अधिक है। भौगोलिक और आर्थिक कारकों के कारण यह क्षेत्रीय स्तर पर काफ़ी भिन्न है। उसके बाद देखिए,
निष्कर्ष, इस निष्कर्ष क्या निकलता है कि भारत का जनसंख्या वितरण कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, कृषि, औद्योगिकरण और शहरीकरण। यह असमान वितरण सामाजिक और आर्थिक विकास में असंतुलन के कारण बनता है। उसके बाद देखिए भारत के पल्ली और परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। पल्ली और परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों में अंतर स्पष्ट करना है, तो कैसे करना है यहाँ पर देखिए। भारत की ग्रामीण बस्तियों उनके आकार, स्वरूप और जनसंख्या घनत्व के आधार पर विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया जाता है। इसमें पल्ली बस्तियां और परिक्षिप्त बस्तियां प्रमुख है। इन दोनों में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। क्या अंतर है यहाँ पर देखिए। पहले हम लोग देखते हैं पल्ली बस्ती के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे परिक्षिप्त बस्ती और फिर उसके बाद दोनों अंतर देखिएगा। पल्ली बस्तियां वे हैं जहाँ घर और अन्य संरचनाएं एक दूसरे के निकट स्थित होती है। इनकी विशेषता क्या है? घर छोटे और सटे हुए होते हैं। बस्ती का स्वरूप घना और संगठित होता है। यह बस्ती मुख्यतः मैदानों और उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है। संसाधनों जैसे जल भूमि तक सामूहिक पहुंच रहता है। भारत के गंगा यमुना के मैदानों में आम बात है ये, मतलब भारत के गंगा यमुना के मैदानों में ये ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद देखिए कारण क्या है इसका। कृषि की अधिकता और जल संसाधनों की उपलब्धता के कारण लोग एक जगह पर समूह में रहते हैं। जहाँ पर हमें कृषि करने का मतलब कि उपजाऊ भूमि रहेगा, पानी हमारे उपलब्ध रहेगा, तो वहाँ पर लोग रहेंगे कि नहीं? आराम से रहेंगे। तो यही कारण है। उसके बाद देखिए परिक्षिप्त बस्तियाँ क्या होती है। अब परिक्षिप्त आप लोग एक दिन पल्ली बस्ती एक दिन परिक्षिप्त ऐसे भी करके लिख सकते हैं। सेम यही चीज़ लिखना है। एक दिन परिक्षिप्त एक दिन पल्ली लिख के आपको आंसर दीजिएगा, तो भी आपको नंबर अच्छे से मिलता है। ऐसे पहले परिभाषा देखते हैं। परिक्षिप्त बस्तियाँ वे हैं जहाँ घर और संरचनाएं दूर दूर और बिखरे हुए होते हैं। इनकी विशेषता क्या है? घर एक दूसरे से अलग और दूर होते हैं। बस्ती का स्वरूप असंगठित और बिखरा हुआ होता है। यह मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, रेगिस्तान और घने जंगलों में पाई जाती है। संसाधनों तक व्यक्तिगत पहुंच होता है, किसी का भी सामूहिक नहीं रहता है। पूर्वोत्तर भारत, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्रों में ये आम पाई जाती है। कारण क्या है? कठिन भौगोलिक परिस्थिति, भूमि का कम होना और जल की कमी ही एक कारण है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोग भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। तो भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के भीतर मौजूदा ऊष्मा या गर्मी से उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा है। यह ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे मौजूद गर्म चट्टानों, मैग्मा और जलाशयों से प्राप्त होती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद रेडियोथर्मी तत्वों के क्षय और प्लेट विवर्तनिकी के कारण यह ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका महत्व क्या है? यहाँ पर ये देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ये क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। यह अक्षय ऊर्जा एक स्रोत है, क्योंकि पृथ्वी के भीतर ऊष्मा लगातार बनी रहती है। ये कभी अक्षय मतलब कभी खत्म होने वाला ये ऊर्जा स्रोत नहीं है। पर्यावरण के अनुकूल भूतापीय ऊर्जा उत्पादन में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नगण्य होता है, जिससे पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। उसके बाद देखिए सतत और विश्वसनीय है। कैसे? यह ऊर्जा दिन रात उपलब्ध रहती है, क्योंकि यह मौसम और अन्य बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं करती। ऊर्जा संकट का समाधान। यह जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम कर सकती है और ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायक है। विविध उपयोग क्या है इसका? यहाँ पर देखिए, भूतापीय ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन, भवनों को हीटिंग सिस्टम, कृषि और औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जा सकता है। उसके बाद क्या? स्थानीय विकास में योगदान। स्थानीय विकास में क्या योगदान रहता है? भूतापीय परियोजनाएं स्थानीय क्षेत्रों में रोजगार और बुनियादी ढांचा विकसित करने में मदद कर सकती है। उसके बाद देखिए आपका भारत में सड़क तथा रेल परिवहन के एक दूसरे के पूरक है। स्पष्ट करें, मतलब कैसे पूरक है ये आपको बताना है। तो देखिए भारत में सड़क परिवहन और रेल परिवहन दोनों देश के आर्थिक विकास और जनजीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये दोनों परिवहन साधन एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि वे अपनी अपनी क्षमताओं और विशेषताओं के आधार पर एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं। इसे निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। कैसे? यहाँ पर देखिए, कार्य क्षेत्र में भिन्नता। सड़क परिवहन छोटे और मध्यम दूरी की यात्रा के लिए अधिक उपयुक्त है। यह दुर्गम इलाके, गांव और पहाड़ी क्षेत्रों तक पहुंचने में सहायक है। उसके विपरीत क्या है? रेल परिवहन लंबी दूरी और भारी माल के परिवहन में अधिक कुशल है और किफ़ायती है।
ये बड़े शहरों औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। उसके बाद देखिए कनेक्टिविटी में सहयोग, रेल नेटवर्क सीमित स्थान तक ही पहुंचता है, जबकि सड़क परिवहन रेलवे स्टेशनों को दूरस्थ क्षेत्रों और अंतिम उपयोगकर्ताओं से जोड़ने का कार्य करता है। रेलवे के माध्यम से बड़े माल को लाया जाता है, जिससे अंतिम गंतव्य तक पहुंचाने के लिए ट्रकों और सड़कों का ही उपयोग किया जाता है। उसके बाद क्या है, सड़क परिवहन लचीला और समय और स्थान के अनुसार बदल जाता है। सड़क परिवहन लचीला है और समय और स्थान के अनुसार बदल जाता है। रेल परिवहन नियमित और बड़े पैमाने पर यात्री और माल को ढोने के लिए बेहतर है। दोनों मिलकर विभिन्न प्रकार के परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो ये आपका 16 क्वेश्चन तक हो गया। आपका 3 नंबर क्वेश्चन तो सारा डिटेल में हमने इस पर सारी उत्तर दिया। बाकी आपको 5 नंबर वाला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। तो आपको 5 नंबर वाला नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, इन डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी। तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर हिंदी का मॉडल सेट करा चुके हैं, हिस्ट्री का भी करा चुके हैं, जाकर देख सकते हैं। और सभी विषयों का आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉडल सेट A to Z आपको मिलेगा, जिससे आपकी परीक्षा में कोई भी कमी नहीं होने वाली है। 1 महीने में आपका सारा सिलेबस कवर होने वाला है। तो चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।